हाँ बच्चों, हम किसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? AS2 का। AS2 का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 का वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। आपके स्टडी मटेरियल में भी क्या लिखा हुआ है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाला है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 पे सबसे पहले इन्वेंट्रीज की डेफिनेशन क्या है? इन्वेंट्रीज का मतलब क्या है? असेट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हमें क्या बेचना होता है? स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स। स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या है? जो खरीदते हैं और बेचते हैं। और फिनिश गुड्स क्या होता है? जो हम खुद बनाते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स। तो स्टॉक इन ट्रेड भी और फिनिश गुड्स दोनों ही किस में आएंगे? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल के लिए आएंगे। ठीक है, अब आपने कोई पीपी है जो यूज होगी और लास्ट में उसको सेल कर रहे हो, तो क्या वो इन्वेंट्री बन जाएगी लास्ट में? नहीं, क्योंकि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, इसमें क्या आएगा? WIP। फॉर सच सेल मतलब ऐसी सेल होने के लिए वो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है। और फिर तीसरा क्या आएगा? फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। तो सर्विसेज में भी कंज्यूम हो जाए और गुड्स में भी क्या हो जाए? कंज्यूम। तो गुड्स में कंज्यूम होने वाला तो क्या हो गया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन सर्विसेज में क्या कंज्यूम होगा? अब मैं मान लो फोर्टिस हॉस्पिटल हूँ, तो हमारे इलाज में बहुत सारा डिटॉल लग जाता है, पट्टियां लग जाती है, बैंडेज लग जाती है, तो वो सब चीजें किस में ही आएगी? वो सब चीजें किस में ही आएगी? इन्वेंट्रीज में ही आएगी। और किस सर्विस सेक्टर में इन्वेंट्री हो सकती है? यस। जैसे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं? मार्कर पड़े हुए हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, जो कंज्यूम हो जाएंगे हमारे किस में? पढ़ाने में। तो सर्विस इंडस्ट्री में भी क्या हो सकती है? इन्वेंट्री। अब मेंटेनेंस सप्लाईज और कंज्यूमेबल्स भी किस में आते हैं? इन्वेंट्री में। लेकिन वो मशीनरी स्पेयर्स स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स जो पीपी में आएंगे वो इसमें नहीं आएंगे। फटाफट से सुनना। जैसे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब इसका ये ओवर द पीरियड ये क्या हो जाता है? ये दो दो तीन तीन महीने में घस जाता है, और ये फिर क्या करना पड़ता है? नया खरीदना पड़ता है। ये दो दो तीन तीन महीने में घस जाता है, और ये क्या करना पड़ता है? नया खरीदना पड़ता है। तो ये क्या है? स्पेयर पार्ट्स है, या मतलब कंज्यूमेबल चीज है। लेकिन ये पीपी में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता पीपी में? पीपी की डेफिनेशन में तो क्या लिखा हुआ है? 1 साल से ज्यादा यूज होना चाहिए। ठीक है, बट ये पेंसिल है, ये 1 साल से ज्यादा चलती है। दोनों ही किसके मतलब एसेसरीज है? इस आईपैड के। ये दोनों ही किसकी एसेसरीज है? इस आईपैड की। लेकिन पेंसिल जो है वो क्या है? 1 साल से ज्यादा चलती है। तो मैंने मान लो 4 पेंसिल साथ में मंगवा लिया आईपैड के साथ, तो पेंसिल क्या है? 4 पेंसिल साथ में मंगवा ली, तो वो पेंसिल क्या आएगी? पीपी में। लेकिन ये जो आगे जो निब है ये घस जाएगी, ये किस में आएगी? ये जो निब है ये घस जाएगी, ये किस में आएगी? इन्वेंट्री में। पक्का? तो जो कंज्यूमेबल्स पीपी नहीं बनते वो किस में आएंगे? इन्वेंट्री में। जो कंज्यूमेबल्स क्या नहीं बनते? पीपी। तो ये क्लियर हो गया ना? तो ये क्या है? पेंसिल खुद पीपी है। 4 पेंसिल एक्स्ट्रा मंगवा रखी है, बार बार दिक्कत होगी, तो ये क्या है? पीपी में आएगा एक्स्ट्रा पेंसिल। चाहे वो स्पेयर पार्ट से कंज्यूमेबल बोलो, कुछ भी बोलो, क्योंकि ये 1 साल से ज्यादा चलेगी। बट इसके आगे जो ये निब है ये घसती रहती है, वापस बदलनी पड़ती है, तो ये किस में आएगी? इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज में ये सब कुछ आएगा। ये सब पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, पढ़ना भी मत। ठीक है, वापस से क्या है? वही बातें लिखी हुई है। और ये वही पीपी वाले इन्वेंट्रीज में वो नहीं आएंगे जो चीजें किस में आ जाएगी? पीपी में। और पीपी में आने के लिए क्या होता है? 1 साल से ज्यादा का यूज। तो बहुत सारी चीजें होती है। मशीनों के, बड़े बड़े मशीनों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं। तो कुछ में से कुछ स्पेयर पार्ट्स तो क्या चलेंगे 1 साल से ज्यादा, वो किस में आएंगे? पीपी में। और कुछ क्या होंगे? छोटे मोटे नट पाने, वो सब किस में आ जाएंगे? वो तो धीरे धीरे जैसे मशीन चलती रहेगी किसके उतरते जाएंगे, हर दो दो तीन तीन महीने में बदलने पड़ते हैं, वो किस में आएंगे? इन्वेंट्री। सर्विस में क्या होता है? मशीनों का ऑयल, ग्रीस, ये सब चीजें क्या है? सर्विस इक्विपमेंट, मतलब सर्विस कंज्यूमेबल्स में आते हैं, और वो भी किस में आएंगे? इन्वेंट्री। अब ये एक्सक्लूड रहेंगे। क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जिसका काम ही कंस्ट्रक्शन का है, वो घर बना बनाकर बेच रहा है, या बिल्डिंग बनाकर, एयरपोर्ट बनाकर बेच रहा है, लेकिन वो AS7 में अलग से आता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस किसका? सर्विस प्रोवाइडर का। सर आपने तो कहा था सर्विस प्रोवाइडर का आता है। नायक, ये क्या है? फोर्टिस हॉस्पिटल। ये कौन है? फोर्टिस हॉस्पिटल। इसके पास क्या पड़ा हुआ है? फोर्टिस हॉस्पिटल के पास क्या पड़ा हुआ है? प्लेन पड़ा हुआ है। नालायक, मेडिसिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, मेडिसिन, इंजेक्शन और ये सब चीजें। तो ये सब चीजें किस में आएगी? इन्वेंट्रीज में आएगी। ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं? इन्वेंट्री मतलब गुड्स में डील करने वाले। लेकिन साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि सर्विस वाला भी क्या है? इन्वेंट्री। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? एक
वॉयज है, ये वॉयज गया आधे रास्ते, ऊपर पानी कहां से आ गया, ये आधे रास्ते में ही क्या है पहुंचा था, और 31 मार्च आ गया, क्या आ गया 31 मार्च। अब इसको टोटल फ्रेट जो मिलना है उसकी वजह से कुछ पार्ट को क्या बोलता है, वॉयज इन प्रोग्रेस। इसको क्या बोलता है, वॉयज इन प्रोग्रेस। देखो इधर इसने क्या किया, डेबिट में एक्सपेंस कर दिए बहुत सारे, आधे रास्ते के यहां से लेकर यहां तक के क्या कर दिए, डेबिट में एक्सपेंस कर दिए, यस और नो। तो ये जब एक्सपेंस कर दिए और ये इसका रेवेन्यू अगले साल आएगा, तो इसको ये वापस रिवर्स करके क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, स्टॉक दिखा मतलब इन्वेंट्री दिखा करके, और अगले साल ये वापस डेबिट में आएगा ताकि इसका फ्रेट नेक्स्ट ईयर से क्या हो, मैच हो। तो सर्विस सेक्टर का WIP इसमें नहीं आएगा। इसके पास जो ऑयल पड़ा हुआ है वो सब पड़ा हुआ है, वो सर्विस सेक्टर की क्या है, इन्वेंट्री। फोर्टिस हॉस्पिटल के पास जो क्या पड़ा हुआ है, मेडिकल का स्टोर पड़ा हुआ है, वो सर्विस सेक्टर की क्या है, इन्वेंट्री। ये नहीं कह रहा सर्विस सेक्टर में इन्वेंट्री नहीं हो सकती, WIP किसका, सर्विस सेक्टर का, इसमें नहीं आएगा। आपने मुझे बोला कि सर ये पूरी रिसर्च करके क्या करो, कंसल्टेंसी दो हमें, पूरी रिसर्च करके क्या करो हमें, कंसल्टेंसी दो। अब मैं अपनी रिसर्च में लगा हुआ हूं तो उसमें मेरे एक्सपेंस लग गए, तो आप मुझे बोल रहे हो कि मम्मा आपको फीस अगले साल देंगे, तो मैं उन एक्सपेंसेस को डेबिट करूंगा इधर, लेकिन जब उनका कोरिस्पोंडिंग रेवेन्यू अगले साल है तो उनको इधर क्लोजिंग क्या करूंगा, WIP दिखाऊंगा, और क्लोजिंग WIP को अगले साल ले जाऊंगा ताकि क्या हो जाए, रेवेन्यू अगले साल है भाई। क्लोजिंग स्टॉक के थ्रू हम अगले साल ले जाते ही क्यों हैं चीजों को, ताकि मैच हो जाए, क्योंकि उनके रेवेन्यू अलग आएंगे, नेक्स्ट ईयर में आएंगे। तो सर्विस सेक्टर के WIP रहते हैं, मैं रिसर्च कर रहा हूँ आपके लिए, और क्या है, आधा खर्चा लग चुका है, लेकिन रेवेन्यू कब आएगा, नेक्स्ट ईयर। तो सर्विस सेक्टर के WIP पे नहीं आएगा, ठीक है। आपको कंसल्टेंसी का काम देना है, ऑडिट करूंगा, ये करूंगा, और आधा काम हो गया 31 मार्च तक, तो कुछ खर्चे लग गए, तो वो इस प्रोजेक्ट के खर्च मतलब वो उस प्रोजेक्ट का रेवेन्यू नेक्स्ट ईयर आएगा, तो इन्वेंट्री बना के अगले साल भेजा जाता है। लेकिन AS2 कहता है मैं इस पे बात नहीं करूंगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। आपके मैक्सिमम क्या आएगा, एप्लीकेबिलिटी का MCQ आएगा, ठीक है। आप लाइन बाय लाइन मत रखना। नेक्स्ट क्या है, शेयर्स डिबेंचर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एज स्टॉक इन ट्रेड, तो इन पर ये नहीं आएगा, ठीक है, पक्का। तो शेयर्स डिबेंचर्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भले ही ब्रोकर के हैं तो उसके इन्वेंट्री में ये नहीं आएगा। उसके बाद में क्या है, प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्रीज ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। तो आपके गाय भैंसें इन्वेंट्री के तौर पर पड़ी हुई है, लाइफ स्टॉक में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पड़े हुए हैं, तो इन सब चीजों पर भी ये नहीं आएगा। अब ये भले ही मत पढ़ना कि इनको कैसे वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब इन्वेंट्री के अंदर क्या आ सकता है, रैपिंग पेपर, क्योंकि जैसे आप मैगी है तो क्या करते हैं, मैगी सीधा मैदा बेच दिया या उसको पीले रंग के लिफाफे के अंदर बेचता है वो, तो वो सब चीजें भी, कार्टन और ये सब चीजें भी किस में आएंगी, इन्वेंट्री में, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स में वो लिफाफा भी तो सेल हो रहा है, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। इन्वेंट्री का मेजरमेंट कैसे करना है, कॉस्ट और NRV के लोअर पर। तो मैंने आपको बोला था कि हम साथ साथ में क्या करेंगे, क्वेश्चन तो जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता जाएगा उसको हम साथ साथ में निपटाते जाएंगे। ये एग्जाम्पल 4 है, आइटम 1 है, आइटम 2 है, इन दोनों को किस पर करना है, लोअर पर। तो कॉस्ट NRV का लोअर क्या है, फर्स्ट में आइटम 1 का 45 और सेकंड का क्या है 20। ये तो बिल्कुल कचरा एग्जाम्पल आ गया। अब इलिस्ट्रेशन 1 पर आओ, द कंपनी डील इन 3 प्रोडक्ट्स ABC। ये फाउंडेशन वाले, ये इसमें भी दोनों का क्या लेते रहने, लोअर लेते रहने, दोनों का क्या लेते रहने, लोअर, पक्का। अब कॉस्ट का मतलब क्या है और NRV का मतलब क्या है, अब सारा एस किस पर चलेगा, NRV क्या है और कॉस्ट क्या है। तो NRV का मतलब क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस का मतलब बिकेगा कितने में। अब ध्यान से समझना, कुछ बच्चे इसको मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू समझ लेते हैं। 31 मार्च को क्या है, ईयर एंड है, मेरे पास एक यूनिट पड़ी हुई है जो 40 रुपए की आगे क्या होगी, सेल, जो कितने रुपए की सेल होगी, 40 रुपए। एक बार कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन और कॉस्ट टू नेसेसरी मतलब एस्टिमेट कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल को छोड़ो, ये सेल कितने की होगी, 40 की, जबकि यहाँ इसका प्राइस कितना है, 50 है। 31 मार्च को इसका फेयर प्राइस या मार्केट प्राइस कितना है, 50। तो क्या है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या लेनी है,
40। तो सर जब 50 है तो 40 पे क्यों बिकेगा? मुझे पता है कि अभी रेट 50 है, लेकिन आगे जब मेरा ये स्टॉक बिकेगा उस समय रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे जब ये मेरा स्टॉक बिकेगा तो उस समय रेट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कर दो बच्चों। अब आगे जब क्या होगा, स्टॉक बिके, अब समझना मेरी बात को ध्यान से। ये 31 मार्च है, मेरे पास ये वुलन का स्टॉक है, ठीक है। अब 31 मार्च गर्मियों का महीना है, आज अगर इसकी फेयर वैल्यू या मार्केट प्राइस पूछोगे तो 500 है, लेकिन मैं इसको बेचने ही कब वाला हूं? मैं अभी नहीं बेचने वाला, मैं कब बेचूंगा? वुलन के टाइम में, और उस समय मुझे इसके 700 मिल जाएंगे। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आपको क्या मिलेगा? ठीक है, मेरे को एक बड़ी कंपनी ने ऑर्डर दिया कि आप हमें, मैं नॉर्मली मार्केट में 10 में बेचता हूँ, लेकिन उसने बोला हम 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं, आप हमें कमिटमेंट कर लोगे कितने का? थोड़ा सस्ता दो, हम आपको 1 लाख यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 9 रुपए पर एग्री कर दिया। अब साल के एंड में मेरे पास 20,000 यूनिट तो वो पड़ी है जो मुझे कुछ को बेचनी है उस कंपनी को, और बाकी 70,000 यूनिट्स वो पड़ी है जो मुझे क्या है, खुले में बेचनी है। तो इनका तो मार्केट प्राइस ही क्या हो सकता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। बट उसका तो पक्का पता ही है, कमिटमेंट है उसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हो कि हमने किसी से कमिट किया हुआ है और वो चीज अभी हमारे पास इन्वेंट्री इन हैंड है, तो हम उसके एनआरवी क्या लेंगे? उस वो कमिटमेंट वाला प्राइस। पक्का? तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देन द करंट मार्केट प्राइस और करंट फेयर वैल्यू। मुझे कितने पर बेचना है उससे मतलब है, फेयर वैल्यू कुछ भी हो। हाँ, कुछ नहीं लिखा होता तो हम किस पर ही बेचते हैं? फेयर वैल्यू पे। उसके बाद में इसमें से क्या माइनस कर देना है? एस्टिमेटेड कॉस्ट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है? ये सिर्फ किसके लिए वर्ड काम का है? WIP के लिए। और ठीक है सर, रॉ मटेरियल को भी तो कंप्लीट करना है, उसके लिए नहीं है, अभी आज ही बात कर लेंगे। रॉ मटेरियल के लिए काम का नहीं है, और फिनिश गुड्स ऑलरेडी कंप्लीट है, और जो खरीद करता ही ट्रेडिंग है, खरीदा बेची करता है, उसमें तो क्या कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन होगी। तो मान लो कि ये मेरी कार बनी हुई है आधी अधूरी, इसको कंप्लीट करने में मुझे कितने रुपए लग जाएंगे? 50 रुपए। और कार बिकेगी मेरी आगे 300 में। तो मेरी एनआरवी क्या है? 300 तो तब आएंगे ना जब 50 और लगाऊंगा। तो नेट कितना आएगा? 250। अब कार बेचने का कमीशन और देना पड़ता है 10%। तो 10% ध्यान रखना किसका लेना हमेशा? 300 का लेना, कार के सेल प्राइस का, 250 का मत लेना। तो कमीशन क्या है? एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक सेल। पक्का? फटाफट से इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल करते हैं। इलिस्ट्रेशन 2। ये एग्जाम्पल किस पर है? पहला किस पर है? ये कॉस्ट और एनआरवी का लोअर पर वैल्यू करना है। फिर ये इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं? एनआरवी कैसे निकालते हैं? एक्स लिमिटेड परचेज गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹40 लाख। पेज नंबर है ये कौन सा? 5.13। 40 लाख का खरीदा, टिल मार्च 75% ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड। तो कितना बेच दिया? 75%। तो 25% की कॉस्ट कितनी रह जाएगी? 10 लाख। एनआरवी कितने की आएगी? ये एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख है, लेकिन कमीशन देना पड़ेगा 10%। तो एनआरवी कितनी आएगी? 11 लाख माइनस 10%, 9.9। तो लोअर क्या आ जाएगा? एनआरवी। तो इसको किस पर वैल्यू करेंगे? एनआरवी पर। पढ़ लेना, आंसर ये लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ, पेज नंबर है 5.5। कॉस्ट ऑफ पार्टली फिनिश यूनिट कितने की है? 150। कॉस्ट कितनी लगी हुई है? 150। तो कॉस्ट और एनआरवी में से कॉस्ट वाला पार्ट फाइनल हो गया। यूनिट्स कैन बी फिनिश नेक्स्ट ईयर बाय फर्दर एक्सपेंडिचर ऑफ 100। तो 100 रुपए क्या करने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा इस पर खर्चे करने पड़ेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। पार्टली फिनिश का मतलब ही क्या है? WIP। फिनिश यूनिट कितने पर बेच देंगे हम? 250 पर। कैन बी सोल्ड एट 250, लेकिन 4% क्या देनी पड़ेगी? ब्रोकरेज। 4% हमेशा किसका करना? सेल प्राइस का। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी आ गई? 140। ये दोनों माइनस कर दिए, 140। और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितनी थी? 150। तो वैल्यू कितने पर होगा? 140। पक्का? अब देखते हैं कि रॉ मटेरियल का कैसे करना है। रॉ मटेरियल को वैल्यूएशन ही किस पर करना है? कॉस्ट पर। अगर फिनिश गुड्स किस पर जाएगा? कॉस्ट पर, या उससे महंगा। मतलब फिनिश गुड्स में प्रॉफिट है तो रॉ मटेरियल को हमेशा किस पर ही लेना है? कॉस्ट पर। अदरवाइज इसको किस पर लेना है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। फिनिश गुड्स का एनआरवी क्या माना जाता है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। एग्जांपल लेता हूं मैं।
भाई आपके पास एक ये नट पड़ा हुआ है या एक टायर पड़ा हुआ है, अब इसके ऊपर एनआरवी की जनरल डेफिनेशन जो है इसने ली है वो क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन और माइनस एस्टिमेटेड एक्सपेंस। तो अब इस टायर से कार बनाने की कॉस्ट टू कंप्लीशन माइनस कराएंगे तो बहुत क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। तो ये रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर फिनिश गुड्स हो चुका है, काफी एक्सटेंट तक पूरा हो चुका है, तब आइडिया लग सकता है। बोलो। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या कहता है कि एनआरवी तो लेना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट और एनआरवी के लोअर पर लेना ही नहीं है। ये रूल है ना, जो क्या चीज, कॉस्ट और एनआरवी का लोअर, ये सिर्फ किसके लिए, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड के लिए, ये किसके लिए नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल कहता है अगर फिनिश गुड्स महंगा बिकेगा तो देखो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है कितने की, 100, एनआरवी निकल ही नहीं सकती, क्योंकि रिलाइज क्या होगा, रॉ मटेरियल थोड़ी बेचना है मैंने, मैंने तो रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है, मैंने तो कार बेचनी है। अब वो फॉर्मूला लगाऊंगी टायर से कार बनाने में कितना खर्चा लगेगा, ये तो बहुत ही क्या है, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने बोला कि इसकी एनआरवी का बेस्ट एस्टिमेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट का मतलब ऐसा आप रिप्लेस करोगे तो कितने का होगा, मतलब आपको नया कितने का मिल रहा है, रिप्लेस करने का मतलब इसकी जगह दूसरा लाए। अब वो मान लो 90 हो भी गया, तो क्या मैं ये लॉस बुक करूं, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि मैं तो 100 रुपए की कार टायर को किस में लगाऊंगा, कार में। 100 रुपए के समेत कार बनेगी 3 लाख की और बिकेगी 6 लाख की, तो मुझे इन्वेंट्री ये बेचनी नहीं है। तो इफ फिनिश, तो ये लॉस होना ही नहीं है, तो ये कह रहा है ये लॉस मत बुक करो। कब मत बुक करो, इफ फिनिश गुड्स विल बी सोल्ड एट प्रॉफिट, ऐसे नहीं लिखा हुआ प्रॉफिट एट और अबव कॉस्ट, तो प्रॉफिट या कॉस्ट पे भी आ जाए तो भी क्या होगा, आपको ये लॉस बुक नहीं करना, अदरवाइज इसका ये लॉस बुक करना होगा। तो रॉ मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, फिनिश गुड्स। अब मान लो कि फिनिश गुड्स ये है रॉ मटेरियल 10, और एनआरवी जो हम क्या लेते हैं इसके केस में, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो कितनी है 9। इधर क्या है फिनिश गुड्स, उसकी कॉस्ट पड़ती है 500 और नेट रिलाइजेबल वैल्यू है उसकी 600। तो ये कितने पर वैल्यू होगा पहले तो ये बताओ, ये 500 पर वैल्यू होगा, और रॉ मटेरियल 10 पे। क्यों, क्योंकि अगर फिनिश गुड्स महंगा बिक रहा है तो आपको रॉ मटेरियल बेचना ही नहीं है, तो भले इसकी। तो सीधी सी बात बताऊं, अगर फिनिश गुड्स कॉस्ट पे आ रहा है ना, तो रॉ मटेरियल भी अपने आप किस पे आ जाएगा, कॉस्ट पे। अब फिनिश गुड्स का ही क्या हो, 500 का 300 ही मिलेगा, तो क्या होगा, ये कितने पर वैल्यू होगा, 300 पर। तो ये 300 पर वैल्यू होगा, तो अब ये भी किस पर वैल्यू होगा, 9 पर। तो इफ फिनिश गुड्स इज वैल्यूड एट एनआरवी, तो रॉ मटेरियल तो किसके पीछे पीछे हो गया, फिनिश गुड्स के पीछे पीछे। समझ गए, फिनिश गुड्स इज बीइंग वैल्यूड एट एनआरवी, देन रॉ मटेरियल विल आल्सो बी वैल्यूड एट एनआरवी। पक्का, फटाफट से आओ। मिस्टर मेहुल, सेवेंथ है ये, कौन सा, टीवाई के का। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। उसकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट एक्स से बनाया जाता है रॉ मटेरियल ए को यूज करके। रॉ मटेरियल की कितनी यूनिट है, 600 यूनिट, कितने की खरीदी हुई है, कॉस्ट एनआरवी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 120, एनआरवी कितनी हो रखी है 90। अभी इसको कितने पर वैल्यू करना है मुझे नहीं पता, मैं फिनिश गुड्स के हिसाब से आइडिया लूंगा। पार्टली फिनिश गुड्स का मतलब डब्ल्यूआईपी, कितने की कॉस्ट उस पर लग गई है 260, एनआरवी कितने की है इसकी, इसको पूरा करने में एडिशनल कितने कॉस्ट खर्चे लगेंगे 60, तो ये तो माइनस होता है एनआरवी निकालते समय। और फिनिश गुड्स कितने का है 1500 यूनिट, जिसकी कॉस्ट कितनी है 320, और फिनिश गुड्स कितने पर बिकेगा 300 पर, तो इसकी एनआरवी 300 है। तो ये डब्ल्यूआईपी भी तो आगे फिनिश गुड्स बन के बिकेगा, तो इसकी एनआरवी भी क्या है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, बस इसमें से ये क्या माइनस होगा, तो ये 240 हो गया। तो ये सीधा सा है कि 240 पर वैल्यू होगा, लोअर आ रहा है। इसका भी सीधा सा है, वैल्यू किस पर होगा 300 पर। अब बताओ फिनिश गुड्स क्या एट और अबव कॉस्ट बिक रहा है, नहीं, वो तो लोअर पर भी, मतलब कॉस्ट तो उसकी 320 है, वो कितने पर वैल्यू हो रहा है 300 पर। तो ये अगर 90 पर वैल्यू हो रहा है तो ये भी फिर कितने पर, ये सॉरी, ये 300 पर वैल्यू हो रहा है कम पर, तो ये भी कितने पर होगा 90 पर। तो फिनिश गुड्स अगर एनआरवी पर है तो रॉ मटेरियल भी किस पर आएगा, एनआरवी पर। पक्का, लेकिन एनआरवी लोअर होनी चाहिए। कल को ये 150 है, तो आप कहो कि इस केस में ये कितने पर आएगा 300 पर ही आएगा ना फिनिश गुड्स तो ये 150 पर नहीं आएगा, ये फिर कितने पर ही आएगा 120 पर, एनआरवी पर तभी आएगा अगर एनआरवी क्या है, लोअर है। ठीक है, कोई बात। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या आएगा,
कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या है, बोलो, खरीदा कितने में। कन्वर्जन का मतलब अगर रॉ मटेरियल से WIP में कन्वर्ट कर रहे हो, जो ट्रेडिंग ही कर रहे हैं उनके कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगी ही नहीं। और कोई और कॉस्ट जो किसके लिए लगी है आपको, इन्वेंट्री को करंट कंडीशन में लाने के लिए, चाहे पैकिंग चार्जेस है चाहे कुछ भी है, सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए। अब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या लेना है, परचेज प्राइस, सारे के सारे टैक्सेस जिनका आपको क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय टैक्सेबल अथॉरिटीज। जैसे मैंने GST का मुझे क्रेडिट मिल जाएगा तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, कोई भी और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट जो भी मंगवाने में लग गया। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी, ड्रॉबैक्स, ये सब चीजें क्या होगी, माइनस हो जाएगी अगर ऑलरेडी जुड़ी हुई है। ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, क्या आपने बाहर से माल इंपोर्ट किया और आपको क्या लग गई, कस्टम ड्यूटी। अब ड्रॉबैक, ड्रॉ का मतलब वापस निकालना, बैक मतलब वापस, तो वो वापस मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस। पक्का। रिबेट्स क्या होता है, वॉल्यूम डिस्काउंट के इससे ज्यादा परचेज होगी तब हम आपको देंगे। ट्रेड डिस्काउंट तो क्या होता है, जैसे 100 यूनिट खरीद रहे हो तो हम आपको दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ साल भर में आपकी लास्ट तक 1000 से ऊपर होगी तब हम आपको 2% कम कर देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिबेट। तो वो भी क्या हो जाएगा, माइनस अगर मिली है तो। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या इंक्लूड है, डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, फिक्स्ड, वेरिएबल, ये सब पढ़ लिया ना कॉस्टिंग में। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स जो लगेंगे वो क्या है, फिक्स्ड, और जो यूनिट वाइज लगेंगे वो क्या है, वेरिएबल। अब फिक्स्ड प्रोडक्शन का सीधा क्या याद रखना, फिक्स्ड ओवरहेड कैसे अलोकेट करने हैं। जैसे मान लो फिक्स्ड ओवरहेड आपकी फैक्ट्री के कितने हैं, 5 लाख, फैक्ट्री का किराया है कितना, 5 लाख, नॉर्मल प्रोडक्शन कितने है, 1 लाख, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया आपने। केस ए में 80,000 और केस बी में 1,20,000। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालोगे, 5 लाख डिवाइड बाय, इन दोनों का हायर लेना है, नॉर्मल प्रोडक्शन का और एक्चुअल प्रोडक्शन का हायर। नॉर्मल कितने है, 1 लाख, और एक्चुअल कितने हैं, 80, तो हायर कितने हैं, 1 लाख। तो पर यूनिट कितना लगा, 5। अब जितनी यूनिट बचेगी उसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई। केस बी में फिक्स्ड ओवरहेड 5, 1 लाख और 1,20 का हायर, तो ये जितना भी आएगा, मान लो 4 पॉइंट समथिंग आ गया, जितनी भी यूनिट बचेगी उससे क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो आपको एक्चुअल और नॉर्मल का क्या लेना है, हायर। कितना आ गया, 4.166। ठीक है, इन दोनों का क्या लेना है आपको, हायर। और वेरिएबल का तो वही। जॉइंट और बाय प्रोडक्ट का क्या रूल होता है, जॉइंट प्रोडक्ट तो क्या होता है, दो प्रोडक्ट एक साथ बना रहे हो और क्या होगा, उनकी कॉस्ट, जैसे डेयरी मिल्क है वो क्या कर रही है, अब आगे आके सिल्क, ओरियो, फोरियो बना देती है, लेकिन एक प्रोसेस तक उनकी चॉकलेट क्या बनती है, सेम। तो इनको क्या बोलेंगे हम, जॉइंट प्रोडक्ट। तो टोटल कॉस्ट को इन दोनों में किसी ना किसी अच्छे रेशो में बांटना है, जो आप कॉस्टिंग में पढ़ लोगे, सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, या आगे का सेल प्राइस और ये सब। तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, वो आप कॉस्टिंग में पढ़ते हो कि इनको किसी रेशनल बेसिस पर बांट दो, कि कॉस्ट कंबाइंड आ गई, अब इनको किसी ना किसी रेशनल बेसिस पर क्या कर दो, बांट दो। ठीक है, और वो रेशनल बेसिस आप कॉस्ट में पूरा आपके चैप्टर है जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ वैसे ही, कि मान लो कि ये इससे चॉकलेट बनी, और इस चॉकलेट में दूध, चीनी, सब कितने का लग गया, 5 लाख। कितने का लग गया, 5 लाख। अब हमने इसमें सिल्क में कितना रूट किया, और ओरियो में कितना रूट किया, 30% प्रोडक्शन किस में दे दिया, ओरियो को, और 70% किसको दे दिया, सिल्क को। तो सीधी सी बात है, 5 लाख का कितना बटना चाहिए, 70 और 30। क्यों, सेल प्राइस पर जाए हम, जितना उसमें गया। बोलो, तो कोई भी एक अच्छे रेशो में बांट लो, और रेशो बांटने के अलग अलग तरीके तुम्हें किस में बताए जाएंगे, कॉस्टिंग। द बेसिस ऑफ एलोकेशन में भी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है, या यही है, मे भी मतलब एग्जाम्पल। उसके बाद में, अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट ही नहीं होती बच्चों। बाय प्रोडक्ट की अगर कोई पूछे कॉस्ट कितनी है, तो नहीं होती। बाय का मतलब ये बन गया, हम नहीं बना रहे थे। जैसे अमूल क्या बनाता है, बटर बनाता है। ठीक है, अब वो जब बटर बनाता है तो सारे खर्चे वो किसके मानता है, बटर के। अब बटर से उसकी क्या आ जाती है, बटर मिल्क अपने आप आ जाती है, और वो कचरा नहीं है, लेकिन क्या है, बाय प्रोडक्ट है। कचरा तो क्या होता है, स्क्रैप वेस्टेज। तो अब ये सारे खर्चे किसके लिए लगे,
बटर के लिए। अब इसमें से क्या माइनस कर दो, बटर मिल्क से जो रियलाइजेबल वैल्यू है। अब आप बोलो बटर मिल्क की कॉस्ट क्या है, तो कॉस्ट तो मैं मान ही किसकी रहा हूं, बटर की। तो बटर मिल्क की अलग से कोई कॉस्ट नहीं है। हाँ, बटर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बाय प्रोडक्ट इज ऑलवेज वैल्यूड एट एनआरवी, और उसको किस में से माइनस कर देते हैं, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप दोनों को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से क्या कर देते हैं, माइनस। पक्का। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो बाय प्रोडक्ट की है वही होती है। कभी भी कहीं लिखा मिल जाए बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट ये है तो इम्पॉसिबल, क्योंकि हम वो सारी कॉस्ट मानते ही किसकी है, मेन प्रोडक्ट की। और बाकी और को भी कोई कॉस्ट लगी है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एग्जांपल के तौर पर इसने लिखा हुआ है। तो कस्टम मेड यूनिट है, कस्टम मेड का मतलब हमारी जरूरत के हिसाब से। अब आपको शर्ट मैं बनाता हूँ, शर्ट आपने कहा कि पॉकेट मुझे यहाँ नहीं ऐसे चाहिए, तो वो आपकी कस्टम मेड है। तो कोई भी चीज, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ भी जो आपकी कस्टम मेड है, आपने उसका डिजाइनिंग चार्ज बोल दिया। अब ये मेरे पास यूनिट पड़ी हुई है तो वो इस यूनिट की क्या हो जाए, एक्स्ट्रा जो भी एक्स्ट्रा लगवाया तुमने वो किस में हो जाएगा, कॉस्ट का ही क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। पक्का। अरे बोलो। नेक्स्ट क्या है, बोरिंग कॉस्ट जनरली इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन A16 बोलेगा तो इंक्लूड होगी। A16 क्या बोलते हैं, अगर क्वालिफाइंग एसेट है तो इंक्लूड होगी, अदरवाइज इंक्लूड नहीं होगी। तो क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है, जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसने लिखा हुआ है वाइन का। बाय प्रोडक्ट हमेशा ही एनआरवी पर आएंगे, बता दिया, ये मेन को प्रोडक्ट की कॉस्ट में से। अब ये चार इसने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि ये कभी भी कॉस्ट में से क्या नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे। अब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड, चाहे वो मटेरियल का हो, लेबर का हो, ओवरहेड का हो। मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ और बिल्डिंग मेरे लिए इन्वेंट्री है, ठीक है, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, इन्वेंट्री, और एक दीवार गिर गई तो क्या होगा, अब नॉर्मल हो गया, नालायक A7 लगेगा। कंस्ट्रक्शन अभी बताया कि इस पर क्या लगेगा, A7, सुनने बैठे हो, पता हो रिवीजन में भी सुने, नालायक। लेकिन मैं कोई और चीज बना रहा हूं जिस पर क्या है, जैसे मान लो कि ये पेंसिल बनाने का ही काम है, ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हाइट शीट आई, उस पर रोल किया, इसके अंदर क्या डाले, सामान डाला, तो जो मटेरियल लगा है वो तो है, प्लस रोलिंग चार्जेस मैंने किसको दिए हैं, लेबर को। तो ये 10 रुपए की मटेरियल था, 2 रुपए लेबर चार्ज थे, और 1 रुपया इसके ऊपर अलोकेटेड क्या था, ओवरहेड था, रेंट। तो वो 13 का 13 रुपया क्या है, किस में से कम होगा, कॉस्ट में से, कि मेरी 3 यूनिट वेस्ट होगी तो टोटल कॉस्ट में से 3 यूनिट का वैल्यू क्या करूंगा, माइनस। अभी इसका क्वेश्चन करेंगे। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस का मतलब इस केस में इंक्लूड होगी, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए स्टोरेज चाहिए। तो फैक्ट्री की स्टोरेज कॉस्ट, फैक्ट्री में क्या पड़ा हुआ है, ये रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और उसके बाद में ये वेयर हाउस में चला जाता है। तो ये वाली वेयर हाउसिंग की कॉस्ट तो ऐड नहीं होगी, लेकिन फैक्ट्री वाली क्या होगी ऐड, क्योंकि ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए वेट कर रहा था तब था। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो किसके लिए नहीं लगते, इन्वेंट्री को करंट लोकेशन और कंडीशन में नहीं। इससे थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है 1-2 बार। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, लेकिन वो इन्वेंट्री के लिए तो नहीं लग रहे। लेकिन कोई स्पेसिफिकली इन्वेंट्री के लिए लग रहा है, जैसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, वो फैक्ट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है, तो वो फिर क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग का मतलब बेचने के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पहुंचाने के खर्चे। अब मैंने मैगी बना ली, बेचने के लिए मैंने ऐड करी, तो वो भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है। डिलीवरी वैन्स के खर्चे जो आगे मैं किस तक पहुंचाता हूँ, मैं नेस्ले कंपनी होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाता हूँ, तो वो भी इन्वेंट्री कॉस्ट का पार्ट नहीं है। ठीक है। अभी कॉस्ट फॉर्मूला और ये करता हूँ, पहले इससे क्या करता हूँ, अब नॉर्मल लॉस का एग्जांपल। एट्थ कर लेना, सामने जो एग्जांपल था उसके जैसे ही है वो। इलिस्ट्रेशन 3 पर आओ। इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस नॉर्मल वेस्ट कितना है, 5% इनपुट का। 5,000 क्या डाला मैंने, इनपुट डाला, और वेस्ट कितना आ गया, 300। तो नॉर्मली तो कितना आना चाहिए था, 500,000 का 5%, 250। तो अब नॉर्मल वेस्ट कितना हो गया, 50। तो मैं क्या मानता हूँ, जो मेरा टोटल खर्चा लगा है ना, 5,000 इंटू 1,000, वो किसके लिए लगता है, नॉर्मल यूनिट्स को बनाने के लिए। मुझे 5,000 क्यों खरीदी मैंने, आप समझो कि मेरा पेट्रोल 10% इवेपोरेट होता है, मैं पेट्रोल पंप चलाता हूँ, 10% नॉर्मली इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट मतलब गायब हो जाना, ठीक है, वाष्पीकरण हो जाना। तो मेरा अगर 10% क्या है, इवेपोरेट होता है, और मेरी अगले बार की एक्सपेक्टेड सेल 900 लीटर है, तो क्या मैं 900 लीटर खरीदूंगा, नहीं, 900 लीटर खरीदूंगा, एक्सपेक्टेड सेल 900 लीटर है, तो 900 लीटर तो बेचना है, खरीदना तो क्या पड़ेगा,
1000 लीटर खरीदना पड़ेगा ना, क्योंकि 10% इवेपोरेट होके क्या लाख कैसे हो गया, 1000 खरीदना पड़ेगा ताकि 10% इवेपोरेट। तो अब मैंने 1000 लीटर जो खरीदा है, तो 1000 लीटर की जो भी कॉस्ट पर यूनिट है वो कितने की है, 900 की। तो डिवाइड मैं किससे करता हूँ, नॉर्मल से। डिवाइड में हमेशा किससे करता हूँ, नॉर्मल से, क्योंकि मुझे 900 बेचनी थी इसलिए मैंने क्या खरीदी, 1000। तो मैंने 5000 इंटू 1000 क्यों खरीदी, क्योंकि मुझे बेचनी कितनी थी, 5000 इंटू 95% कर दूं। 5% तो नॉर्मल लॉस होता ही है ना भाई, 5000 इंटू 95%, ये मेरी क्या आएगी, पर यूनिट कॉस्ट। तो सर अब ये 5000 इंटू 1000, पाँच पहले बताओ 5000 इंटू 95 आएगा कितना, 4750। आप सर 3000 से इस बार 47 से करो ना, क्योंकि 50 मतलब एक्चुअल में तो आपने 4700 ही बनाई है, नहीं तब भी मैं 4750, अगर यहाँ 4700 कर दोगे तो आप अब नॉर्मल लॉस को भी किसका पार्ट मान रहे हो, कॉस्ट का। अब नॉर्मल लॉस का भी किसका पार्ट मान रहे हो, कॉस्ट का। तो अब नॉर्मल लॉस को ना माने इसलिए यहाँ तो 4750 ही होगा। ठीक है, तो डिवाइड किससे होगा, यूनिट रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल लॉस। ये प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत अच्छे से कर लोगे, इतना तो मैंने इसलिए बोला कि कोई बच्चा सिंगल ग्रुप ना दे रहा हो। डिवाइड किससे होगा, यूनिट्स रिमेनिंग आफ्टर नॉर्मल लॉस। अब ये कह रहा है कि सारा का सारा स्टॉक क्या है, सारा का सारा वेस्ट क्या है, हाथ में पड़ा हुआ है। और तो आप क्या करो, इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। तो पहले तो ये क्या कर लिया इसने, पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली। इन्वेंट्री अगर सारा का सारा इन्वेंट्री की टोटल वैल्यू इतनी है, इन्वेंट्री तो 47 ही रहेगी, तो यूनिट तो 4700 ही है मेरे पास, और 50 अब नॉर्मल वेस्ट की वैल्यू ये रहेगी। ये चौथा क्या, इन्वेंट्री की वैल्यू निकालो, 240 60। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितने लग गए, 260। फिक्स ओवरहेड कितने लगे, 2 लाख केजी पर 20 लाख, 2 लाख क्या है नॉर्मल, और आपके पास क्या है 4000 बची हुई है। तो पहले बताओ 240 60, ये तो वेरिएबल खर्चे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 240 60 नहीं 20, टोटल 60 हो गए। अब 2 लाख रुपए, 2 लाख केजी पर कितने लगे, 20 लाख। तो 20 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तो पर यूनिट आ गया ये, और लास्ट में कितनी बची हुई है 4000। तो 270 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4000 से। बट इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, नॉर्मल कितना, 2 लाख। अगर इसी क्वेश्चन में एक्चुअल लिखा होता 1,80,000, तब भी आंसर यही रहता, क्योंकि डिवाइड में क्या करता है, हायर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में एक्चुअल की क्या लिखा होता, 2.5 लाख लिखा होता, तो क्या होता, फिर डिवाइड में 2.5 लाख करना पड़ता। तो इसमें तो एक्चुअल दिया ही नहीं है, भगवान की कृपा है, तो एक ही दिया है, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आता है कॉस्ट फॉर्मूला। ये छोटे छोटे नोट देते हैं। कॉस्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है, कि कैसे आप ट्रेस करोगे जब इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री हो या इंटरचेंजेबल ना हो। पक्का। तो अलग अलग स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन को ये क्या बोलता है, बेस्ट। मतलब सुनो, मैं बेचता हूँ साबुन, ट्रेडर हूँ, आई फिर बेच दी दो, फिर आई फिर बेच दी, तो ये मिक्स होती रहती है। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन लग ही नहीं सकता कि कौन सी बची हुई है, ये क्या हो जाती है, मिक्स। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मतलब स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो कि कौन सी बची हुई है। लेकिन मैं यूनिक टाइप की आइटम बेचता हूँ, सब अलग अलग है। पेंटिंग बेचता हूँ, ये लता मंगेशकर की है, ये सचिन तेंदुलकर की है, ये रतन टाटा की है, अलग अलग खरीदी, अलग अलग। तो अब आप फीफो लिफो क्यों लगा रहे हो, हमें तो क्या लेना है, जो बच गई वो। तो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करो अगर हो सकता है तो। पक्का। ये ज्वेलरी में हो जाता है, जैसे ज्वेलर क्या रखते हैं, हार रखते हैं, लेकिन हर तरह का क्या रखते हैं, एक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूज है, एक एक मतलब 15-15 20-20 लाख का है, तो वो सिर्फ हर तरह का एक एक ही रखते हैं। ऑर्डर आता है तो क्या करते हैं, वो वहीं रख लेते हैं, उसके बेसिस पे दूसरा बनवा के डिलीवर कर देते हैं। तो पता रहता है कौन सा बिक गया कौन सा नहीं। लेकिन बाकी केसेस में जहाँ नहीं पता लगता, वहां पर क्या लो, फीफो वेटेड एवरेज। लीफो परमिटेड नहीं है, लीफो परमिटेड नहीं है, लीफो परमिटेड नहीं है, सिर्फ फीफो या वेटेड एवरेज। अब वो भी तुम्हारी चॉइस पे नहीं है, वो फेयरेस्ट पॉसिबल अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। जैसे आप राशन का काम करते हो, तो आप कुछ भी हो जाए, आप सबसे पहले कौन सा स्टॉक निकालने की कोशिश करते हो, पुराना वाला। तो आपके लिए क्या ठीक है, फीफो। जो पुराना मतलब जो पहले आया वो पहले गया। लेकिन आपका स्टॉक कोई लिक्विड टाइप का है, मिक्स हो जाता है ये आपका, अब इसके अंदर कैसे ये बेचते हो आप तेल, तो क्या है, अब आपका नया तेल आया तो ऊपर नीचे रहता ही नहीं है वो। फेयरेस्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब आप वेटेड एवरेज लगाओ। तो ऐसे नहीं है कि जो मर्जी ले लो, बस लीफो लेना ही नहीं है, और बाकी क्या है, पहली चॉइस क्या है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, और दूसरी चॉइस क्या है, फीफो या वेटेड एवरेज, जो आपका प्रॉपर रिफ्लेक्शन करे। इसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट फॉर्मूला। और कॉस्ट टेक्निक्स किसको बोलते हैं,
स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल सेलिंग प्राइस मेथड। तो कॉस्ट टेक्निक आ जाए तो यार ना भी बताता हूँ। इसका मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि आपने जैसे डेयरी मिल्क की कॉस्ट निकाली थी, जॉइंट कॉस्ट और हिसाब से जो भी जिस भी तरीके से आपने एक बार कॉस्ट निकाल ली, तो आपने देख लिया कि एक कितने ग्राम की आती है, ये 50 ग्राम की आती है क्या? 50 ग्राम वाली डेयरी मिल्क में वो 40 रुपए की पड़ती है। 50 ग्राम वाली डेयरी मिल्क कितने की पड़ती है? 40 रुपए की पड़ती है। तो अब बार बार क्या करो, फिर से यही निकालो। देखो आपने सुनो, इसमें दूध आया, चीनी आया, चोको पाउडर आया, जो भी चाहिए, गैस लगा, वो लगा, लेबर लगी, सब कुछ लगा लगू के आपके 5 लाख रुपए लगे। आपने इसको स्प्लिट कर लिया डेयरी मिल्क सिल्क में और ओरियो में, ठीक है। उसके बाद में ओरियो में काजू बादाम और जोड़ लिए तुमने, सिल्क में सिल्क जोड़ लिया, नालायक, जो भी जोड़ लिया वो आपने कर लिया। अब ये इतनी यूनिट बनी, तो आपने एक बार देख लिया कि एक 50 ग्राम वाले की कॉस्ट कितनी पड़ती है, 40। तो अब बार बार क्यों निकालना है? उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। कि स्टैंडर्ड क्या कर लिया डिसाइड, आपका कॉस्टिंग वाला स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नहीं है, आपने क्या डिसाइड कर लिया कि 40 रहता है। पक्का बोलो। जब तक ये एक्चुअल के क्या हो, अप्रोक्सीमेट ही हो। ये एक्चुअल के अप्रोक्सीमेट ही पड़ा रहेगा जब तक आपके इनपुट्स के रेट क्या नहीं होंगे, चेंज। अब आगे दूध महंगा हो गया, जब आपने स्टैंडर्ड निकाला था उस समय दूध के रेट अलग थे, अब दूध महंगा हो गया, लेबर महंगी होगी, तो स्टैंडर्ड को टाइम टू टाइम क्या करो, रिव्यू करो और रिवाइज करो करंट कंडीशन के हिसाब से। और स्टैंडर्ड हमेशा कैसे देखो, नॉर्मल लेवल ऑफ कंजम्पशन या एफिशिएंसी। मतलब इधर मेरा दूध एक बार क्या हो गया, दूध फट गया था, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा आएगी, हर बार थोड़ी फटेगा। या इस बार क्या है, लेबर ने बहुत अच्छे से काम किया था, लेबर जनरली एक दिन में एक्स क्वांटिटी का काम करती है, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, तो कितना काम कर दिया, एक्स स्क्वायर काम कर दिया। तो जिंदगी भर ये थोड़ी करेगी, बोलो। तो आपको क्या लेना है, लेबर कॉस्ट भी उस हिसाब से लेनी है कि एक यूनिट बनाने में कितना लगता है। तो सब कुछ लेबर एफिशिएंसी, कैपेसिटी, यूटिलाइजेशन। कई बार लेबर क्या होती है, जैसे बार ये काम चल रहा है ना, ये कंस्ट्रक्शन का, तो ये दिल्ली एक दीवार खींचते हैं, लेकिन एक दिन इन्होंने क्या 3 दीवारें खींच दी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालूं तो क्या होगा, 3 के हिसाब से निकालूं या 1 के हिसाब से? फिर कंस्ट्रक्शन पे फिर बताओ, एक वीडियो में 3 बार थप्पड़ खा लिए, फिर वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बोला मैंने। जिसको डूबना है उसको भगवान कोई रिवीजन कोई कुछ नहीं बचा सकता, जिसको डूबना है उसको डूबेगा, नालायक। हाँ, लेकिन अगर बनाना होता तो क्या लेते हैं रूल, मतलब लेते किसका, एक के हिसाब से। कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। इन रिटेल बिजनेस, रिटेल बिजनेस का मतलब जहाँ रैपिडली चेंजिंग आइटम्स ट्रेड होती है और एक्चुअल कॉस्ट डिसाइड करना ही डिफिकल्ट है, तब आप क्या ले सकते हो, रिटेल मेथड, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल प्राइस में से क्या माइनस हटा देते हैं, ग्रोस प्रॉफिट का परसेंटेज। अब ये जैसे ये वर्चिता है, इनका किसका काम है, रिटेल का है। ये क्या बेचते हैं, कॉस्मेटिक का सामान बेचते हैं। अब इनके पास लिपस्टिक है, लिपस्टिक 50 बांथ की है, ठीक है। बेचने वाले को खुद नहीं पता कि ये खरीदी तो कितने, ऐसे जैसे एक बॉक्स में कितने आए थे, 1 2 3 4 5, इसमें से 2 बिक गए। दूसरे बॉक्स में कितने आए थे, 5 आए थे, उसमें से 3 बिक गए। अब अलग अलग है खरीद, इनको खुद को याद नहीं है कि कितने में खरीदा हुआ था, कोई 2 साल पुरानी पड़ी हुई है, कोई पिछले 2 महीने वाली पुरानी पड़ी हुई। लश्कारे मशकारे पता नहीं दुनिया जान की क्या 50 आइटम है। जैसे मैं अपनी कपड़े की दुकान पे बात करूं तो पहली बार वाले बैच में 5 टी शर्ट खरीदी थी, उसमें से 2 ही बची हुई है। अब मेरे को खुद को याद नहीं है कौन सी कितने की आई है। तो ये लोग करते क्या है, खरीदते समय ही इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, जैसे ये पर पीस इनका 10 का पड़ रहा है कॉस्ट, तो इसके ऊपर मार्क लगा देते हैं अपनी कोडिंग कि ये 15 रुपए का है, और इनको पता है कि मैंने हम इसमें कितना, ताकि ये दुकान पर ना हो तो भी लड़के कितने में बेच लें, 15 में, बोलो। और ये कोड और लगाते हैं ऐसे 1500, 1502, और लड़कों को पता होता है कि लास्ट वाले का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कौन से, सबके अपने अपने कोड होते हैं, ऐसे लिखा होता है ना 1502, तो उनको पता होता है कि लास्ट वाले 2 डिजिट का कोई मतलब नहीं है कितने पे बेचने, 15 पे। लेकिन ये मालिक को पता है कि इसमें 33% मार्जिन जोड़ते हैं हम लिपस्टिक में। ऐसे ही और क्या होता है, कॉस्मेटिक की आइटम है, फेस वॉश है, तो मान लो कंपटीशन का टाइम है, तो इसमें उन्होंने सोच रखा है कि 20% ही जोड़ते हैं, क्योंकि फेस वॉश और जगह पर मेडिकल स्टोर भी बेच रहे हैं, लिपस्टिक मेडिकल स्टोर नहीं बेच रहा, पता नहीं कब बेचेगा, जब तक नहीं है तब तक क्या है। तो फेस वॉश मेडिकल स्टोर, इसलिए इन्होंने 20% मार्जिन रखा हुआ है, बोलो। तो अब उनको खुद को नहीं याद है कि पहले वाला लॉट मान लो 100 रुपए का आया था, अगला 110 का आया था, अगला 112 का आया था, तो वो उसके हिसाब से जुड़ा हुआ है, तो वो बैकवर्ड कैलकुलेशन करके क्या करते हैं, निकालते हैं कि मार्जिन जितना जुड़ा हुआ है उसको हटा दो।
पक्का? इसको क्या बोलते हैं हम? रिटेल इन्वेंटरी मेथड। एस्टिमेट ऑफ एनआरवी। एनआरवी का मतलब क्या है? मोस्ट रिलायबल एविडेंस देना है कि कितने में बिकना है। मोस्ट रिलायबल, जैसे मेरे पास एप्पल का आईफोन का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो कुछ मैं फ्लिपकार्ट पे बेचूंगा, कुछ मैं अमेजन पे बेचूंगा, फिर कुछ मैं फिजिकल सेल करूंगा, तो सब पे अलग अलग रेट रखने वाला हूं मैं। तो जितने फ्लिपकार्ट पे बेचने उनको फ्लिपकार्ट वाली रेट, जितना अमेजोन पर बेचने वो। तो मोस्ट रिलायबल जो आपको एक्सपेक्टेड टू क्या हो, रियलाइज। ठीक है। इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट को कंसीडर करना है क्या? यस, अगर वो कंडीशन किसको ही कंफर्म कर रहे हैं, बैलेंस शीट डेट वाली बात को। मतलब क्या है? ये इन्वेंट्री कितने की थी? 31 मार्च को कॉस्ट थी इसकी 100 रुपये। या एनआरवी का मतलब ही क्या है कि मुझे बेचने से क्या मिलेगा, यहाँ के प्राइस से तो मुझे वैसे भी मतलब नहीं था। मेरा एनआरवी से मतलब क्या था, मुझे बेचने से क्या मिलेगा। अब मैंने सोचा था यहाँ बिकेगा और 70 में बिकेगा, तो मैंने कितने में वैल्यू कर लिया, 70। लेकिन बैलेंस शीट फाइनल होने से पहले ही, एस 4 में पढ़ते हैं ना हम, तो बैलेंस शीट फाइनल होने से पहले ही ये बिक गया कितने में, 72 या 68। तो मैं यहाँ पर ले ही क्या रहा था 31 मार्च की इन्वेंट्री वैल्यू करते समय, आगे का ही कितने में बिकेगा वही। तो मुझे तो मिल ही गया एक्चुअल में 72 है या 68 है, तो मैं एनआरवी क्या लूं, 72 या 68। लेकिन ये आगे इसलिए बिका क्योंकि आगे इसमें क्या है, जैसे स्टेशनरी का स्टॉक था और आगे इस पे पानी गिर गया था, इसलिए सस्ता बिका। तो वो कंडीशन तो 31 मार्च को एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना। तो प्रॉपर स्टेशनरी का स्टॉक था, कोई पानी वानी नहीं गिरा था, तो मैं यही एस्टिमेट करना चाह रहा था। तो जो जो आइटम्स बैलेंस शीट डेट से पहले सेल होगी, लेकिन इस दिन क्या थी, इन्वेंट्री में थी, उनके तो सीधे सीधे ही क्या ले लो, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस निकालना ही नहीं है ना, एक्चुअल सेल प्राइस ही क्या ले लो। इस दिन तो इन्वेंट्री में शो करूंगा ना सर, बिकी गई है तो इन्वेंट्री क्यों शो कर रहे हो, इस दिन तो इन्वेंट्री शो करूंगा 31 मार्च को। तो उनका वही सेल प्राइस ही क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू। नेट क्यों नहीं बोला, बेचने के खर्चे मतलब समझ गए। लेकिन कुछ इस वजह से सस्ता बिका है कि आगे उसमें क्या हो गया था, कुछ खराब हो गया था, तो फिर वो क्या है, इस दिन कंडीशन थोड़ी थी खराबी वाली, तब वो लेट नहीं लेने। पक्का? नेक्स्ट क्या है? एनआरबी ऑफ मटेरियल्स हेल्ड फॉर यूज और डिस्पोजल में, इसको छोड़ देना वाली, ठीक है, कोई खास बात है। रिव्यू ऑफ एनआरवी। एनआरवी को हर बैलेंस शीट डेट पर क्या करते जाना है, रिव्यू करते जाना है। इसका मतलब बताता हूँ। डिस्क्लोजर क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या अडॉप्ट की है, अकाउंटिंग पॉलिसी यही लिखा होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, सबको बतानी होती है। तो सर हमें तो पता ही है, तुम्हें नहीं पता थी तभी तो रिवीजन वीडियो देख रहे हो। उसके बाद क्या है, टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की क्या है, और सारे सीए थोड़ी देखते हैं। तो टोटल कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, और इसका क्लासिफिकेशन अंडर अप्रोप्रिएटेड है। क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर स्पेयर्स, ये सब। पक्का? तो इसका टोटल कैरिंग अमाउंट का क्लासिफिकेशन और बताओ अप्रोप्रिएटेड में, कि रॉ मटेरियल कितना है, डब्ल्यूआईपी कितना है, ये सब कितना है। अब एनआरवी को रिव्यू करने का मतलब क्या है, फटाफट से सुनो। 31 मार्च को कॉस्ट थी कितने का, 100 का, और एनआरवी कितने की थी, 90 की। अगले साल ये फिर से नहीं बिका और एनआरवी 95 की होगी। अगले साल ये फिर से नहीं बिका और एनआरवी 102 की होगी। तो इधर तो कितने पर वैल्यू होगा, 90 पर। इधर कितने पर वैल्यू होगा, जैसे ही आप 90 से 95 लाओगे, इन्वेंट्री बढ़ाओगे, तो प्रॉफिट बुक होगा। चलेगा क्या? यस चलेगा, क्योंकि रूल क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट 90 थोड़ी होगी, कॉस्ट 90 थोड़ी होगी। पिछली बार 90 पे वैल्यू करने से कैरिंग अमाउंट 90 होगी थी, कॉस्ट तो 100 ही रहेगी। और तीसरे साल क्या है, 102 हो गया, तो कॉस्ट 100 है और एनआरवी 102 होगी, तो अब कितने पर वैल्यू। तो सीधी सी बात है, अगर एनआरवी सस्ती है तो इन्वेंट्री की वैल्यू आगे बढ़ाई जा सकती है। क्या इन्वेंट्री का वैल्यूएशन से प्रॉफिट आ सकता है? यस। कब आ सकता है, जब पहले लॉस बुक हुआ था और वही लॉस रिवर्स हो रहा है। यहाँ 10 का लॉस बुक हुआ था, तो 10 तक का प्रॉफिट वापस आ सकता है अगर एनआरवी बढ़ जाए तो। पक्का? तो इसको रेगुलरली क्या करते रहना है, रिव्यू। वैसे इन्वेंट्री बचती नहीं है इतने सालों तक, इन्वेंट्री का मतलब ही क्या होता है, जो बेचनी है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, लेकिन नहीं बिके, आउटडेटेड आइटम पड़ी है तुम्हारे जैसी, तो क्या। अब इसके सारे क्वेश्चन कर लेना। एमसीक्यू देखूं क्या, कोई ढंग का है क्या। कौन सा एस के स्कोप में, डब्ल्यूआईपी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, रॉ मटेरियल, शेयर्स, डिबेंचर्स। नलायक, कौन सा स्कोप में है, यही है।
बताओ, कंस्ट्रक्शन पे तो तुमने तीसरी बार एस्थेसिस करा ली। कौन सा है? ये नहीं था ना, पढ़ा था, ये नहीं था, ये नहीं था। नालायक। मटेरियल और सप्लाईज मतलब रॉ मटेरियल आर नॉट रिटन डाउन टू बिलो कॉस्ट। कब रॉ मटेरियल को, भले ही एनआरवी कम है तो भी लो पर नहीं लाना, जब फिनिश गुड्स क्या होगा, महंगा बिक जाएगा या एट कॉस्ट। तो सोल्ड एट और अबव कॉस्ट, अबव कॉस्ट मत डाल देना, सोल्ड एट और अबव कॉस्ट। तो अगर फिनिश गुड्स महंगा बिकेगा तो फिर हमें रॉ मटेरियल को किस पर नहीं लाना, बोलो, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर या एनआरवी पर नहीं लाना। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एक्सक्लूडेड। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सक्लूडेड है, सही है। एक्सेप्ट का मतलब कौन सी एक्सक्लूड नहीं करनी, तो फिक्स्ड ओवरहेड, abnormal waste, storage cost which is not necessary part of production process, तो कौन सा इंक्लूड करना है। एक्सेप्ट का मतलब क्या है, ये कह रहा है ऑल एक्सक्लूडेड एक्सेप्ट, मतलब इंक्लूड कौन सा होता है। एक्सक्लूडेड का एक्सेप्शन क्या है, मतलब इंक्लूड कौन सा होता है। ठीक है, ये पढ़ लेना, आगे चौथा हो जाएगा। चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू सो मच। जल्दी कर रिवीजन वीडियो, अब टाइम